हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग जो है एससीसी, बीसीसी और एफसीसी को बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर चुके हैं। हम लोग इन तीनों एकक कोशिकाओं के बारे में काफी कुछ जानते हैं और जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको अगर मैं थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में समराइज करने की कोशिश करूं तो आप लोगों को याद है आपने एक टेबल बनाई थी लास्ट क्लास में। आज थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गया। कारण बहुत क्लियर है कि आज और भी क्लासेस स्टार्ट होनी है अपने ऑफिस से और यहाँ पर थोड़ा सेटलमेंट की भी बात रहती है। उस रीज़न से थोड़ा सा मैं लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब क्लास को हम शुरू करते हैं। आज आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं, तो सभी लोग अपनी कमर कस लो। एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, इन तीनों के बारे में आप लोग जो भी बातें जानते हो पहले फटाफट उसको रिवाइज करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तीनों घनीय एकक कोशिका को आधार बना के समझाया गया है पूरे अपने अभी तक के सफर में। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि एससीसी में कणों की व्यवस्था कैसे होती है, बीसीसी में कणों की व्यवस्था कैसे होती है और एफसीसी में कणों की व्यवस्था कैसे होती है। तो हमने जो चीज बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ रखी है वो है कणों की व्यवस्था। सबसे पहला टॉपिक यही था जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, कणों की व्यवस्था। एग्री करते हो इस बात से कि आप लोगों ने कणों की व्यवस्था को बहुत खूबसूरती से पढ़ लिया है। दूसरी चीज जो इसके अंदर अपन ने अध्ययन किया वो ये था संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता पढ़ने के लिए आप लोगों ने परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इसको नाम दिया था, प्रतिशत संकुलन क्षमता, जिसमें आप लोगों ने ये जाना कि भाई कितना भाग घिरा हुआ है और कितना भाग खाली है। इन तीनों की जो संकुलन क्षमता है उनके डेरिवेशंस वगैरह आप लोगों ने किए और बहुत मजा भी आप लोगों को आया, है ना। ये टॉपिक मैंने देखा था कि आप लोग सबने एंजॉय किया था। अब आज हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम होगा एकक कोशिका का घनत्व। तो सभी लोग फटाफट से हेडिंग लगा लें, एकक कोशिका का घनत्व। एकक कोशिका का घनत्व बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आनंदित हो जाओगे आप इसको करने के बाद। बट हाँ, फोकस तो रखना पड़ेगा क्योंकि बिना फोकस के समझ में आती नहीं है चीजें। एकक कोशिका का घनत्व निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका घनत्व निकालना होता है उसका द्रव्यमान और आयतन हमको चाहिए होता है। अब हम जब बात कर रहे हैं एकक कोशिका की, तो एकक कोशिका का मतलब है इस चैप्टर में हम ये मान के चल रहे हैं कि हम घनीय एकक कोशिका के बारे में विचार करेंगे। ये बात तो तय है ना, क्योंकि इस चैप्टर में से एकक कोशिकाओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं, घनीय, त्रिनताक्ष, विषम लंबाक्ष, बहुत सारे प्रकार हैं। परंतु हम लोगों ने हमारे अध्ययन के लिए ये मान चुके हैं कि हम इस पूरे उसमें जो है किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं आपके एकक कोशिका घनीय को लेकर के। और घनीय एकक कोशिका की बहुत बड़ी खासियत होती है कि घनीय एकक कोशिका के अंदर, घनीय एकक कोशिका के अंदर सभी भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा को अगर मैंने ए बोला है तो बाकी सारी भुजाएं भी ए ही कहलाएंगी। ये समझ में आता है। चलिए, घनत्व का बहुत क्यूट सा फॉर्मूला है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व का फॉर्मूला है द्रव्यमान बटा आयतन। चीजें आसानी होती हैं, मुश्किल हम बनाते हैं उसको। अगर हम लोग ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो चीजें मुश्किल लगने लगती हैं, बाकी है तो एकदम हलवा। अब बोलोगे सर आप मक्खन से हलवे पे कैसे आ गए? मौसम के साथ चलना पड़ता है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। अब आपको किस सामने तो लिखना है एकक कोशिका का, तो उसी चीज को ढंग से लिख दो। एकक कोशिका का घनत्व बराबर एकक कोशिका का घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो एकक कोशिका में द्रव्यमान किसका होगा? सोचो, जितने कण उपस्थित हैं उन्हीं का द्रव्यमान होगा, उनके अलावा तो किसी का द्रव्यमान हो नहीं सकता एकक कोशिका में। तो जब एकक कोशिका में द्रव्यमान की बात आती है इसका मतलब कणों के द्रव्यमान की हम बात कर रहे हैं। तो आप ऊपर लिख सकते हैं कणों का द्रव्यमान, या ऐसे अभी तो एक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एकक कोशिका का द्रव्यमान डिवाइड बाय एकक कोशिका का घनत्व, एकक कोशिका का आयतन, नीचे जो आएगा वो आएगा एकक कोशिका का आयतन। एक एक चीज समझा रहा हूं ताकि इसका डेरिवेशन ही आपके साथ साथ हो जाए और लास्ट में जब फॉर्मूला आए तो आपको रटना ना पड़े, उस फॉर्मूले का महत्व जो है वो आपको पता हो।
आ गई बात समझ में। और फोर्स बैच वाले बच्चों के लिए छोटा सा अनाउंसमेंट और भी है, कल से उनकी आंकिक प्रश्नों की क्लास है, उसका लिंक उनको मिल जाएगा आंकिक प्रश्नों की क्लास का। तो अनाउंसमेंट सेक्शन में जैसे आप हमेशा क्लास ज्वाइन करते हैं वैसे ही क्लास ज्वाइन करेंगे, कल आंकिक प्रश्नों का आपको मिलेगा क्लास। और आज जो है आपको उसके अंदर एक शीट मिल जाएगी आपको अपने बैच के अंदर, जहां पे वो आपको सॉल्व करके रखनी, उसी शीट के बारे में हम जो है कल की कक्षा में बात करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कैसे लिख सकते हैं अपन, तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान किस तरह लिखा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बराबर एकक कोष्टिका में कणों की संख्या, ऑब्वियस सी बात है, एकक कोष्टिका में कणों की संख्या कणों की संख्या गुणा एक कण का द्रव्यमान। ये सब चीजें इतनी सिंपल है ना कि आपको देख के समझ में आ जाएंगे, इसके लिए इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचो, कुछ कर तो नहीं रहा बच्चा, ठीक है, आप खुद सोचो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कैसे लिखेंगे अपन। एकक कोष्टिका के अंदर आपको बहुत अच्छे से पता है कण होते हैं, और इसके अंदर जितने प्रभावी कण हैं उनको हम जेड बोलते हैं। तो किसी भी एकक कोष्टिका में, चाहे वो एससीसी हो, बीसीसी हो या फिर एफसीसी हो, प्रभावी कणों की संख्या हमें पता है। हम जानते हैं कि एससीसी में प्रभावी कण Z1 होता है, बीसीसी के अंदर प्रभावी कण 2 होता है, और एफसीसी के अंदर प्रभावी कण 4 होता है। तो जितने प्रभावी कणों की संख्या है आपके पास इनटू एक कण का कितना द्रव्यमान है। जैसे इस कमरे में मान लो 5 लोग हैं, 5 वस्तुएं हैं, जैसे मान लो 5 फोन है इस कमरे में, तो मैं अगर आपसे पूछूं इस कमरे में कितना द्रव्यमान है, तो फोनों की संख्या गुणा एक फोन का द्रव्यमान, इस तरह से आप उसको लिख सकते हो। तो एकक कोष्टिका के अंदर कण है तो कणों की संख्या इंटू एक कण का द्रव्यमान। तो मान लेते हैं एकक कोष्टिका में कणों की संख्या जो है वो Z है, जो हम स्टार्टिंग से सिंबल लेते हुए चल रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि एससीसी के लिए इसका मान 1 है, बीसीसी के लिए 2 है, और एफसीसी के लिए इसका मान 4 है। 4 है ना, 4 है, ठीक है। इंटू एक कण का द्रव्यमान हम बोल देते हैं स्मॉल m। तो यहां से एकक कोष्टिका के घनत्व का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, एकक कोष्टिका द्रव्यमान जो कितना आ रहा है Z इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय एकक कोष्टिका का आयतन। गणो सिंपल है जी, गणो सिंपल, गणो सिंपल मतलब बहुत सिंपल है। यहाँ पे एकक कोष्टिका का आयतन निकालोगे तो वो आ जाएगा a क्यूब। क्यों, क्योंकि घन है, और घन का आयतन कितना होता है, a क्यूब होता है। ठीक है, एक बच्चे को ये डाउट है कि फोर्स बैच ज्वाइन किया हुआ है, एप्लीकेशन पे लाइव आते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं आता है। बच्चों में बताऊं, आप अपना टेक्स्ट मैसेज जाकर के चेक करें, टेक्स्ट मैसेज आएगा आपके पास एक, जिसके अंदर आप डायरेक्ट क्लिक करके लिंक के साथ कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि कल से एक्सक्लूसिव क्लासेस भी होंगी ना, तो उसके लिए वही एक तरीका है। और अनाउंसमेंट के अंदर आप अपने बैच में जाकर के अनाउंसमेंट चेक करें, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो नीचे वाले नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आपको आपके डाउट का जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, चलो अब देखो ध्यान से, आप लोगों ने थोड़ा बहुत मोल तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं 11th क्लास के बच्चों को मोल पढ़ाऊंगा कुछ दिनों में, तो आप उनके साथ पधारिएगा कक्षा में और मोल का अध्ययन कीजिएगा। देखो एक चीज होती है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का पता है आपको क्या मतलब होता है, मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है एक मोल का द्रव्यमान। मोटी मोटी बात सुनना यहाँ पे, मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, एक मोल का द्रव्यमान। एक मोल में कितने कण होते हैं पता है आपको, जैसे 1 दर्जन बराबर 12 होता है। अगर अपन बोलते हैं 1 दर्जन केले ले आओ भाई साहब, इसका मतलब 12 केले ले आओ। अपन अगर बोलते हैं 1 दर्जन तरबूज ले आओ, इसका मतलब 12 तरबूज लेकर के आओ। तो जो दर्जन शब्द है उसका मतलब है 12, वैसे ही मोल के लिए प्रयुक्त होता है 6.02 इंटू 10 की घात 23। तो कहीं पर अगर आपसे ऐसा बोले, कहीं पर अगर आपसे ऐसा बोले कि 6 इंटू 0.2 इंटू 10 की घात 23 जो कण है उनका द्रव्यमान कितना है, तो उनका जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान कहलाता है मोलर द्रव्यमान। उनका द्रव्यमान क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान। तो इतने कणों के द्रव्यमान को, सुन लो बहुत मजा आएगा, इतने कणों के द्रव्यमान को अपन किसका नाम देते हैं, मोलर द्रव्यमान का नाम देते हैं। एक मोल का द्रव्यमान। ओके, यहां तक ठीक है। तो 6.02 इंटू 10 की घात 23 कणों के द्रव्यमान को हम लोग मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। तो यहां से एक कण का द्रव्यमान कितना हुआ, तो यहां से अगर एक कण का द्रव्यमान चेक करें तो यहां से एक कण का द्रव्यमान होगा
मोलर द्रव्यमान इतने कणों का है तो एक कण का कितना होगा, बहुत सिंपल है, मोलर द्रव्यमान डिवाइड बाय ये नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। कोई विद्यार्थी है कक्षा में जिसको ये बात समझ में नहीं आई हो, क्योंकि मेरा काम है जितने भी बच्चे इस क्लास में हैं उन सबको साथ में लेकर के चलना, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब समझें, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसकी समझ में ना आए, ये मेरा टारगेट होता है। हर क्लास में मेरा टारगेट यही होता है कि हर बच्चे को अपन साथ में लेकर के चलें, वही कर रहा हूं। तो 6.02 इंटू 10⁻23 कणों का जो द्रव्यमान है वो है मोलर द्रव्यमान के बराबर। ये मोल कॉन्सेप्ट है, ये जो चीज लिखी है मैंने ये कहां से आई है, ये मोल कॉन्सेप्ट से आई है। दिस इज कॉल्ड एज मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। तो एक कण का द्रव्यमान कितना हुआ, मोलर द्रव्यमान बटा अवोगैड्रो संख्या, इसको बोलते हैं अवोगैड्रो संख्या। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम डिवाइड बाय अवोगैड्रो संख्या एन ए, इस तरह से इसको लिख सकते हो आप। ये हो गया एक कण का द्रव्यमान, और एक कण के द्रव्यमान को अपन ने क्या बोल रखा है, स्मॉल एम। तो यहां से अपन स्मॉल एम बराबर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम अपॉन एन ए, जहां कैपिटल एम क्या है, मोलर द्रव्यमान, और Na क्या है, अवोगैड्रो संख्या। क्यों मैं इतना टाइम पास कर रहा हूं इसमें, क्यों मैं आपको बार बार बता रहा हूं, क्योंकि ये इस तरह के डेरिवेशन से मोल कंसेप्ट हो गया, ऊपर नीचे करना हो गया, फॉर्मूले में देखना हो गया, ये सब सीखते हैं और ये सीखना बहुत जरूरी है। फॉर्मूलों से खेलना नहीं आएगा तो जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे। चलो आगे देखो, अब Z इंटू कैपिटल M अपॉन Na इंटू ए क्यूब, ये निकल के आ गया घनत्व, घनत्व को D बोल देते हैं। ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। इस फॉर्मूले को सदैव याद रखें, ये फॉर्मूला आपके जीवन में तरक्की के लिए आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, बढ़िया, सही है, समझ में आ गया सबको। ठीक है, फिर कमेंट करके बताओ जल्दी से कि हाँ सर हमें क्लियर है। फिर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इससे संबंधित, आज की कक्षा को फिर अपन आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो मक्खन लिखो फटाफट कमेंट सेक्शन में, यहाँ तक क्लियर है तो फिर अपन एक प्रश्न पे चलेंगे, और वो प्रश्न आपको ये बताएगा कि इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कैसे करना होता है। ठीक है, ये हो गया है, बढ़िया। अब वो प्रश्न आपकी नज़रों के सामने है, इसको सॉल्व कीजिए। इस प्रश्न को पढ़ने के लिए मैं आपको 1 मिनट से ज़्यादा का समय दे रहा हूँ। इस प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िए, आपके एनसीईआरटी की बुक का ही उदाहरण है। इसको सही से पढ़िए और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, ईमानदारी से करने का, कोई भी घपला नहीं करना किसी को भी। पूरे प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। उदाहरण 1.3 है और ये उदाहरण एनसीईआरटी का ही है, आपको आ जाएगा आराम से। ट्राई करिए और सोचिए इसके बारे में। करिए। विशाल का प्रश्न है, नए वाले नोट्स का क्या करना है। तो नए वाले नोट्स चैप्टर खत्म होने के बाद में अपडेट हो जाएंगे, है ना। चैप्टर खत्म होते हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के नोट्स कुछ टॉपिक्स के बहुत ही अच्छे हैं, वहाँ से पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और इस चैप्टर के तो प्रीवियस ईयर से ही पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जो भी बच्चे नए हैं, और अभी भी बहुत सही समय है आप लोगों को ज्वाइन करने का। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा है, मैं यही कहूँगा कि जितना जल्दी आप बैचेस ज्वाइन करेंगे उतना ही पूरे साल फ़ायदे में रहोगे, और सब कुछ आपकी पढ़ाई वगैरह एकदम मस्त चलती रहेगी बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, ट्राई कर लिया, पढ़ लिया सबने। और एक बात मैं कहना चाहूंगा इस प्रश्न के साथ, हो गया ना, मुझे समझाना है, हो गया, टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप, ओके। आप सबके कमेंट देख रहा था मैं, और आप लोगों की क्लास का एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आप लोग सब एक्टिव स्टूडेंट्स हो। आप लोग कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहते हो, ध्यान देते हो, पढ़ाई करते हो।
और यही चीज़ सबको चाहिए होती है। जब तक आप लोग एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि देखो पढ़ाई तब अच्छे से होती है जब हमारी एकाग्रता बनी रहे। तो फोकस के साथ में पढ़ना होता है। इस प्रश्न को करने के लिए किसी भी प्रकार के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। वो जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको पढ़ाया उस फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रश्न कॉमन सेंस से ही हो जाएगा। और इस तरह के प्रश्न जब करवाते हैं ना टीचर, तो उनकी अप्रोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आईएमपी हैं और इस तरह के प्रश्न आपको थोड़ा सा अपनी अप्रोच को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करते हैं। तो इस प्रश्न को बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। अब आप सब लोग एक काम करो, जितना भी आपका डिस्ट्रैक्शन है, आप कहीं भी कुछ भी सोच रहे हो वो सब चीज भूल जाओ और 5 मिनट के लिए मेरी तरफ फोकस करो, क्योंकि मैं ये प्रश्न आपको समझाने जा रहा हूं और इस प्रश्न के लिए आपके फोकस की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो जब भी मैं कमेंट सेक्शन में, सब लोग कमेंट करना बंद कर दो, इधर ध्यान दो, मैं भी कमेंट सेक्शन देखना बंद कर चुका हूं, मुझे पूरा आपको समझाना है। तो पूरा फोकस अपन एक दूसरे पे करते हैं। सुनिए, प्रश्न बोल रहा है कि एक तत्व की कोष्टिका की संरचना अंतः केंद्रित है। देखो, जब भी कोई प्रश्न आपको मिले ना, उस प्रश्न में जो भी जानकारी उसने आपको दे रखी है उस जानकारी को सबसे पहले पकड़ो। तो इस प्रश्न में इसने अपन को यह कहा है कि अंतः केंद्रीय घन है, अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका है। और जब वो ये कहता है ना कि अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने हमें दो बातें बता दी। पहला, एकक कोष्टिका का प्रकार जो है वो बीसीसी है, और दूसरा, उसके अंदर एक एकक कोष्टिका में कणों की संख्या 2 है। ये दोनों बातें अपन को ऑटोमेटिकली पता चल गई कि अगर एकक कोष्टिका बीसीसी है तो उसमें कणों की संख्या जो है वो 2 है। समझ में आ गया? ठीक है। अब कह रहा है कोष्टिका के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है। मतलब जो आपकी एकक कोष्टिका है, समझते हो एकक कोष्टिका के कोर का मतलब क्या है? जैसे ये एकक कोष्टिका है, तो इस एकक कोष्टिका की विमा जो होती है, जिसको हम लोग स्मॉल ए बोलते हैं, उसी को कोर कहा जाता है। उसी को सिंपल भाषा में यहाँ लोग कोर कहते हैं। तो कोर कभी भी लिखा हुआ है तो समझिएगा उसका मतलब विमा से है। ठीक है, तो कोर की लंबाई मतलब आपको स्मॉल ए दे रखा है कितना, 288 पिकोमीटर। पिको शब्द का मतलब क्या है? पिको का मतलब होता है 10 की घात -12। 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की घात -12 मीटर। समझे? तो 288 पिकोमीटर लिखा है, इसका मतलब 288 इंटू 10 की घात -12 मीटर। ये कहानी होगी। इतना समझ में आता है सबके? कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? बढ़िया से। ठीक है, अब अगर ये दे रखा है तो अपन एक एकक कोष्टिका का आयतन निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना यार? नहीं निकाल सकते क्या? कि भाई ये जो एक एकक कोष्टिका है इसका आयतन कितना होगा? तो एक एकक कोष्टिका का आयतन होगा ए क्यूब। ए क्यूब मतलब इसका क्यूब 288 इंटू 10 की घात -12 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद से एक बार। तो सेंटीमीटर में बता रहा हूं मैं आपको, ये वैल्यू निकल के आएगी 2.39 इंटू 10 की घात -23। ये वैल्यू इस तरह से निकल करके आएगी। मेरे काम की चीज ये नहीं है कि सॉल्यूशन कैसे हो रहा है, सॉल्व करना मेरे काम की चीज नहीं है। मेरा मोटिव यह है कि मैं आपको लॉजिक समझा सकूं कि ये क्वेश्चन हो कैसे रहा है। इसको गुणा करने अगर क्लास में बैठूंगा तो 15 मिनट तो नहीं जाएंगे, खैर 2-3 मिनट लग जाएंगे एक्स्ट्रा गुणा करने में, बट वो चीज आप अपने एंड से कर सकते हैं। मेरा काम है आपको लॉजिक समझाना। तो ये जो एक एकक कोष्टिका है, इस एक एकक कोष्टिका का आयतन कितना निकल करके आ गया? 2.39 इंटू 10 की घात -23। ठीक है, यहां तक प्रश्न समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको भी अपन ने यूज कर लिया। अब बोल रहा है इस तत्व का घनत्व जो है वो 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब आपको क्या दे रखा है? घनत्व दे रखा है। ज्ञात करना है कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। मतलब अगर अपन इसका 208 ग्राम लेकर के चलें तो कितने परमाणु देखने को मिलेंगे, है ना? 208 ग्राम लेकर के चलें तो कितने परमाणु मिलेंगे? चलो करते हैं। सबसे पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि 208 ग्राम अगर अपन ले रहे हैं तो उसमें आयतन कितना आ रहा है। 208 ग्राम अगर तत्व ले रहे हैं तो उसका आयतन कितना है? तो यहां नोट करते हैं, 208 ग्राम तत्व का आयतन कितना है। ध्यान से सुनना बच्चों, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है, देखो
घनत्व बराबर, सुना मेरे पर फोकस करो, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व, तो आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा घनत्व। अब गौर फरमाइएगा, अगर आपको ये पता लगाना है कि 208 ग्राम तत्व का कितना आयतन है, तो उसका पता लगाने के लिए आपको घनत्व द्रव्यमान बटा घनत्व करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? द्रव्यमान कितना है? 208, किसमें है? ग्राम में। घनत्व कितना है? घनत्व है 7.2। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से 208 ग्राम जो आपके पास तत्व है उसका आयतन निकल करके आ जाएगा। ये वैल्यू आ रही है 88.88 सेंटीमीटर क्यूब। ये प्रश्न दर बाय दर चलता है, लेयर बाय लेयर चल रहा है, सुनते चलो मैं क्या समझा। सबसे पहले आपने देखा कि बीसीसीएस का मतलब z बराबर 2 है, एक एकक कोष्टिका में 2 कण होंगे। फिर आपने देखा कि आपको कोर की लंबाई दे रखी है, तो आपने एक एकक कोष्टिका का आयतन निकाल लिया, जो कितना निकल करके आया 2.39 इंटू 10⁻23। फिर आपसे पूछा गया कि ज्ञात करो 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। वो तो बात की बात है, पहले हमने ये देखा कि अगर हमें 208 ग्राम दे रखा है तो उसमें एकक कोशिकाएं कितनी हैं, पहले हम उसका पता लगा लें। उससे पहले हमने देखा कि भाई 208 ग्राम अगर तत्व लिया है तो उसका आयतन कितना है, वो कितनी जगह घेर रहा है, पहले इसका तो पता चले। तो 208 ग्राम तत्व का हमने आयतन निकालने की कोशिश करी। आयतन निकालने का फॉर्मूला हो गया द्रव्यमान बटा घनत्व। द्रव्यमान पता था 208, घनत्व पता था, निकाल लिया। इसका मतलब इतना आयतन है 208 ग्राम का। ठीक है, यहां तक सबके समझ में आ गया? मजा आ रहा है? बढ़िया, आगे सुनो। इतना आयतन है 208 ग्राम का, तो उतने आयतन में कितनी एकक कोशिका है, क्या हम उसका पता लगा सकते हैं? आराम से वापस बोलता हूं, हमें जितना ग्राम दे रखा है उसका आयतन इतना है, तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं क्या कि इस आयतन में कितनी एकक कोशिकाएं होंगी? हाँ सर, पता लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? हमें पता है सर कि एक एकक कोशिका का आयतन कितना है, हमें पता है कि एक डब्बा कितनी जगह घेर रहा है, तो आपके पास जितनी भी जगह है ना उसको एक डब्बे की जगह से भाग लगा दो, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने डब्बे हैं। सिंपल सी बात है। इस कमरे के अंदर मान लो इस कमरे का आयतन जो है वो 50 है, और इस कमरे में आने वाला एक आदमी जो है वो 5 आयतन घेरता है, तो इस कमरे में कितने लोग होंगे? बहुत सिंपल है, 50 बटा 5 बराबर 10 लोग। सही बात है ना भाई? इस कमरे का आयतन अगर मैं आपको बोल दूं 50 है, और मैं बोल दूं कि एक व्यक्ति 5 की जगह घेरता है, तो बताओ इस कमरे में कितने व्यक्ति हैं? तो 50 बटा 5 बराबर 10। सिंपल। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान से संबंधित आयतन इतना है, मतलब इतना आयतन हमारे पास है। एकक कोशिका में एक एकक कोशिका इतना आयतन घेर रही है, तो इतनी जगह में कितनी एकक कोशिकाएं होंगी? इसको इसके अंदर इसका भाग लगा दो, एकक कोशिकाओं की संख्या आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। बोलो यहां तक मक्खन हुआ? बताओ कमेंट सेक्शन में। ऐसे बोल सकते हैं ना अपन कि अब इस आयतन में, इस आयतन मतलब इसमें, इस आयतन में एकक कोशिकाओं की संख्या। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे हल्के फुल्के प्रश्न थोड़ी करवा सकता हूं मैं आपको कि बस वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाए। क्वेश्चन थोड़े अच्छे भी होने चाहिए। राकेश जी कह रहे हैं ठोसों का वर्गीकरण नहीं पढ़ा है। प्रभु पढ़ाऊंगा, चैप्टर खत्म हो जाने दो, एक बार ये पढ़ लेते हैं, फिर ठोसों में निविड़ संकुलन पढ़ेंगे, उसके बाद आप जो कह रहे हैं प्रभु वो भी पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, सब कराऊंगा। तो अब इस आयतन में एकक कोशिकाओं की संख्या कैसे निकालेंगे? हमारे पास उपलब्ध आयतन कितना है? 28.88 डिवाइड बाय एक एकक कोशिका का आयतन कितना है? 2.39 इंटू 10⁻23। इसका मतलब कितनी एकक कोशिकाएं हमारे पास हैं वो निकल करके आ जाएगा। वैल्यू है 12.08 इंटू 10⁻23। 12.08 इंटू 10⁻23 इतनी एकक कोशिकाएं हैं हमारे पास उपलब्ध। कोष्टिकाएं, कभी कभी तो हिंदी लिखने में भी दिक्कत हो जाती है। ये कहां से आ गया? कोष्टिकाएं, ठीक है, यहां तक ठीक है। इतनी एकक कोशिकाएं हमारे पास हैं, मतलब हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जितना द्रव्यमान उसने दिया था 208 ग्राम, उसके अंदर कितनी एकक कोशिकाएं हैं इसका पता हमने लगा दिया। बट क्या हमसे एकक कोशिकाएं पूछा था उसने? नहीं, उसने हमसे पूछा था कितने परमाणु हैं। तो कोई बात नहीं,
एकक कोशिकाएं किसकी हैं? ये बीसीसी की हैं। और हमें पता है कि बीसीसी की एक एकक कोशिका में 2 परमाणु होते हैं। हमारे पास कितनी एकक कोशिकाएं हैं बीसीसी की? इतनी। तो इतनी एकक कोशिकाओं में कितने परमाणु होंगे, उसके लिए आपको गुणा 2 से कर देना है। उसके बाद परमाणुओं की संख्या आपके पास आ जाएगी। खत्म। इतना आसान क्वेश्चन था। बताओ नरेश जी, करें एक बार फिर से बता दो। सर जी फिर से बता देते हैं। देखो, इस प्रश्न को करना बेहद आसान है अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से सोचते हैं तो। पहले आप लोग 1-2 सेकंड का समय ले लो मेरे से वापस, और एक काम करो, इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लो। सब बच्चे, सभी से निवेदन है कि इस प्रश्न को एक बार पढ़ लें। कमेंट सेक्शन वगैरह को फिर से इग्नोर करके एक थोड़ा समय लगेगा, 5-10 सेकंड, इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं समझाता हूँ वापस से। और जिसको समझ में आ गया ना, वो थोड़ा सा कंजूसी मत दिखाओ और कमेंट में लिखो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, ताकि थोड़ी खुशी मुझे भी मिल जाए। चलो चलो चलो, बढ़िया, पढ़ लिया, ठीक है। जैसे जैसे प्रश्न को पढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्लियर होती है। तो प्रश्न कहता है कि एक तत्व की कोशिका की संरचना अंतः केंद्रीय है। तो सबसे पहले तो हमने उसी बात को पकड़ लिया कि अगर अंतः केंद्रीय है, बीसीसी है, इसका मतलब कणों की संख्या 2 होगी। ये बात समझ में आ गई। बीसीसी बराबर कणों की संख्या 2, ये बात डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। फिर वो बोल रहा है कि कोशिका के कोर की लंबाई इतनी है, मतलब एक एकक कोशिका की जो वीमा है उसकी लंबाई हमको दे रखी है, उससे हम आयतन निकाल सकते हैं। तो हमने एक एकक कोशिका का आयतन निकाल करके रख लिया। फिर उसने कहा कि पता लगाओ 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। तो परमाणु कैसे निकाल सकता हूं डायरेक्ट? कोई तरीका नहीं है परमाणु निकालने का। हम ये कर सकते हैं कि भाई दिमाग को उल्टा चलाएं कि 208 ग्राम तत्व में परमाणु निकालने हैं। तो पहले इस बात का पता लगाएं कि 208 ग्राम तत्व में कितनी एकक कोशिकाएं हैं। कितनी एकक कोशिकाएं, उसका पता लगाने के लिए हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि 208 ग्राम में आयतन कितना है। तो हमने वही किया, 208 ग्राम तत्व का आयतन कितना है वो निकाला। आयतन के लिए हमें द्रव्यमान और घनत्व दोनों चाहिए होते हैं। बाय चांस क्वेश्चन ने हमको घनत्व दे रखा था, तो हमने द्रव्यमान बटा घनत्व किया और उससे हमने 208 ग्राम तत्व का आयतन निकाल लिया। फिर हमने हमारी बुद्धि चलाई कि 208 ग्राम तत्व का आयतन इतना है। एक एकक कोशिका का आयतन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसका मतलब हमारे पास उपलब्ध आयतन इतना है। एक एकक कोशिका का आयतन हमको पता है, तो इसमें जब एक एकक कोशिका के आयतन का भाग लगेगा तो एकक कोशिकाओं की संख्या निकल करके आ जाएगी कि हमारे पास इस आयतन में कितनी एकक कोशिकाएं हैं। हमने वही किया, इसमें एक एकक कोशिका का भाग लगा दिया, तो हमें समझ में आ गया कि हमारे पास कितनी एकक कोशिकाएं हैं उपलब्ध द्रव्यमान में। फिर इससे दिमाग लगा कि एक एकक कोशिका में कितने कण हैं। तो देखा भाई एक एकक कोशिका में बीसीसी है तो 2 कण होंगे, सिंपल सी बात है। तो उसके बाद दिमाग लगाया कि इतनी एकक कोशिकाओं में कितने कण होंगे, उसको 2 से गुणा कर दीजिए, हो गया। अब जिस भी बच्चे को प्रश्न समझ में आ गया है इसी वक्त लाइक करना बनता है, क्योंकि ये प्रश्न अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताओ। बोलिए जी। ठीक है, हाँ, यहां पर थोड़ा सा मैंने 10 की घात -3 की जगह है, यहाँ 10 की घात -23 आएगा। ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया सबको, कोई समस्या वाली बात तो नहीं हो रही है, एवरीथिंग इज क्लियर ना। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको एक करने के लिए। उस होमवर्क में आपको क्या करना है, एग्जाम्पल मैंने कौन सा करवा दिया एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल 1.3 मैंने करवा दिया है, एग्जाम्पल 1.4, 1.5 आपको करना है। और जहां ये एग्जाम्पल है उसी के नीचे पाठ्य निहित प्रश्न भी है, वो पाठ्य निहित प्रश्न भी आपको करने हैं। ये आपका होमवर्क है। और इसका सॉल्यूशन जो है उसका मैं एक क्लास लूंगा अलग से, वो यूट्यूब पे नहीं होगी, और इसके सॉल्यूशंस मैं करवाऊंगा, और उसकी क्लास का लिंक बैच में बच्चों को मिल जाएगा। जिन भी बच्चों ने बैच ज्वाइन नहीं कर रखा है वो बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, 1-2 रुपये पर दिन के इतना लेते हैं हम आपसे, उससे ज़्यादा प्राइस के हमारे कोई भी बैचेज नहीं है। 2 रुपये 3 रुपये एक सब्जेक्ट का एक दिन का लगता है,
और अगर आप एक दिन भर में एक समोसा खाते हैं उसमें आप 3 सब्जेक्ट पढ़ लोगे और उसके बाद भी आपके पास पैसे बच जाएंगे। ये हमारे कोर्स की प्राइजेस है। दूसरी बात ये है कि आपको बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको लिंक मिलने लगते हैं क्लासेस के। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया कीजिए। इस सैटरडे आपका टेस्ट भी है, उससे संबंधित जानकारी आपको प्रिया मैम से मिल जाएगी। तो इस सैटरडे आपका एक टेस्ट होगा और उस टेस्ट में सिलेबस वगैरह सब आपके सामने आज या कल तक आ जाएगा। तो इसी के साथ जो है हम आज की क्लास को एंड करते हैं। आप लोग इसका रिवीजन करते रहें, ये आपका क्वेश्चन है। और आप इस बात को याद रखें कि अब हमारे पास एक नया सेक्शन इस चैप्टर का स्टार्ट होगा जिसका नाम है ठोसों का निविड़ संकुलन। अगली कक्षा से हम उसको आरंभ करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। इसलिए जो भी बच्चों ने यहाँ तक पढ़ाई कर रखी है उनको आगे और अच्छा समझ में आएगा। जिन्होंने अभी तक कवर नहीं किया है, टाइम है आपके पास, कवर कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, खुद का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद। और जिसने भी बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, बैच ज्वाइन कर लो ताकि आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आए और आप स्पेशल क्वेश्चंस भी करते रहें। एनसीईआरटी का एक एक प्रश्न वहाँ पे करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ पे करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी आपको, टेस्ट होंगे आपके, असाइनमेंट्स होंगे, ये सारा काम वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाय बाय।